बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो डायरेक्टेड नंबर्स का था। डायरेक्टेड नंबर्स जो है आमतौर पर उसको हम इंटीजर्स भी कहते हैं। तो उसी पे ये कंटिन्यू चल रही है एक्सरसाइज 13 जो। तो उन्होंने कहा है कि कॉपी द नंबर्स एंड फिल इन लेस देन और ग्रेटर देन टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला सवाल है कि 2 और 8 के बारे में कि 2 जो है 8 से बड़ा है छोटा है। सवाल बताइए 2 इज लेस देन 8, 4 इज लेस देन 9, 12 इज ग्रेटर देन 3, 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, वो सब इंटीजर्स वाले हैं। अब इसी तरह -7 इज लेस देन 4, -2 इज लेस देन 4, -2 इज लेस देन -11 या -2 इज ग्रेटर देन -11, तो -2 इज ग्रेटर देन -11। ठीक है, इसी तरह -20 और -12 में, तो -12 जो है -20 से बड़ा है। अगर पॉजिटिव प्लस में होता तो ये 12 छोटा होता, अगर नेगेटिव पीछे की तरफ जाता रहता। इसी तरह -8 इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, लेस देन 0। ठीक है, इसे -2 इज लेस देन 2। ठीक है, -12 is less than 4, -32 is less than 3, 0 is less than 3, -31 is less than 1, 12 is greater than -89। ठीक है, पहला सवाल खत्म हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अरेंज ईच सेट ऑफ नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। अब ये पहले ही समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और उसका अपोजिट जो डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं कि जो छोटे से बड़े की तरफ जाए, और डिसेंडिंग आंसर होते हैं जो बड़े से छोटे की तरफ आए। ठीक है ना। अब ये हमें दिए हुए हैं -8, -7, ये सब ये दे -8, 7, 10, -1, -12। तो हम असेंडिंग ऑर्डर तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो अब इसमें सबसे छोटा क्या है? -12। सबसे छोटा क्या है? -12। ठीक है, -12 सबसे छोटा है। उसके बाद -8, उसके बाद -1, फिर 7, फिर 10। तो मैं आ गई, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा हूँ। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो वो बड़े से छोटे जाएगा ना, 10, 7, -1, -8, -8 लिखेंगे लेफ्ट राइट। इसी तरह ये दिया हुआ है। नेक्स्ट कौन सा है? बी। बी में 4, -3, -3 सबसे छोटा क्या है? -10। क्या है? -10। तो -10 के बाद क्या है? -8, फिर -4, फिर -3, फिर 3 के बाद क्या है? 4 आ गया, 4 और फिर 9। तो हम आगे हो गए असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब इसी तरह इसमें क्या है सबसे छोटा? -12, फिर -11, फिर -7, फिर -5, फिर 0 और फिर 7। इसी तरह इसमें क्या है? -94, -94, फिर -90, फिर -83, फिर -50, फिर देन 0। क्लियर हो गई? ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा सवाल है, वो कह रहा है स्टडी द टेम्परेचर ग्राफ केयरफुल। ये ग्राफ दिया हुआ है टेम्परेचर का। ये मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। इसमें आपके टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग 2 वीक्स ऑफ जनवरी। ठीक है, ये नज़र आ रहा है। हाँ, तो इधर आपके वर्टिकल लाइन जो है आपके टेम्परेचर शो कर रही है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो डे शो कर रहा है। ठीक है, डे ऑफ द वीक है।
तो ये इसने सवाल क्या किया है, सवाल बताता हूँ आपको ग्राफ में बता देता हूँ, समझा देता हूँ ग्राफ क्या है। ये देखें ग्राफ चल रहा है यहाँ से, ये टेम्परेचर है और ये डेज, ये क्या है 1 डिग्री टेम्परेचर है। ये देखें जो हॉरिजॉन्टल उसमें वर्टिकल लाइन में लगा हुआ है 1 डिग्री टेम्परेचर है, और इसमें डे क्या है तो 14 क्या दिया इसने उस बुक के अंदर दिया हुआ है जनवरी, 14 जनवरी दिया उसने, और संडे का दिन है। तो 14 जनवरी संडे का दिन जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे मंडे, मंडे, तो ये समझ आया आपके, ये जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है ये वर्टिकल लाइन है, और ये जो संडे डे ऑफ द वीक लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या आपको बता रहा है, ये डेज बता रहा है, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। अब सवाल क्या है, अब पहला ए पार्ट इसमें पूछा है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन संडे 14 जनवरी, ठीक है। तो ये मैं आपको नीचे लेकर जाता हूँ, जो सवाल किया व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन संडे 14 जनवरी। अब मैं वापस ऊपर आता हूँ, ये क्या कह रहा है ये, अब हमारा 14 जनवरी संडे को क्या टेम्परेचर था, ठीक है। तो क्या बता रहा है ये देखिए ये 1 नजर आ रहा है ना, ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको फिर हम यहाँ लिख देते हैं, क्या था 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो समझ आ गए 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा इसने, कहता है बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम संडे 14 टू मंडे 15, ठीक है। अब 14 से 15 में कितना टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ। अब आप यहाँ देखिए मंडे, तो अब आप देखिए यहाँ यह संडे 14 है और ये मंडे जो है 15 है, ये 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे डेज लिखे हैं। वो सवाल ये कर रहा है कि मंडे और इसमें कितना डिफरेंस आया, तो ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 है, तो ये नीचे आ गया। और जो ड्रॉप के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ड्रॉप क्या होता है, वो नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यानी बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप फ्रॉम संडे 14 टू मंडे 15, तो ये साफ जाहिर है ये क्या हो जाएगा -1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, व्हाट वाज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो ये अब हम फिर वापस ग्राफ में आते हैं, देखिए अब इसमें देखें लोवेस्ट टेम्परेचर क्या शो कर रहा है, देखें आपको ये नजर आ रहा है, देखिए ये सैटरडे और संडे ये दो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ उसमें, ये और ये कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है -3 में आ रहा है, यानी -2 और -4 के दरमियान में आ रहा है, और पूरे ग्राफ में सब लोएस्ट टेम्परेचर यही हुआ, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, -3 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो भी है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर। अब हमने हाईएस्ट और लोअर टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस क्या है वो निकालना है। अब हम देखें कि हाईएस्ट क्या है, फिर वापस मैं आता हूँ उधर आपके ग्राफ की तरफ, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है आपका 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 8 और 10 के दरमियान में, 8 और 10 के दरमियान में 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, ठीक है। और लोवेस्ट कितना आ रहा है -3, तो 9 - -3 कितना हो गया
ये देखिए मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ। हाईएस्ट टेम्परेचर आपका इधर आ रहा है, ठीक है, ये कितना है 9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस होगा, और लोएस्ट टेम्परेचर आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये है -3। अब 9 माइनस -3 कितना हो गया, इसका डिफरेंस निकालना है हमने, क्लियर। तो मैं वापस आपको इसमें आंसर लिख देता हूँ, डिटेल में आकर समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये क्या है 9 माइनस -3, ठीक है, ये क्या हो गया 9 + 3, ये क्या हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिफरेंस होगा, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल करता है ऑन मंडे 29 जनवरी द टेम्परेचर चेंज बाई -12 डिग्री, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। ठीक है, मैं आप वापस ग्राफ में आता हूँ, बताता हूँ आपको कि 29 जनवरी को जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो -12 डिग्री हुआ। अब कहता है कि उस डे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे, क्या टेम्परेचर होगा। अब आप यहाँ आ जाइए वापस, देखिए इसने जो ग्राफ दिया हुआ है वो 28 जनवरी संडे तक दिया हुआ है। 29 जनवरी को उसने क्या कहा है कि वो टेम्परेचर चेंज हुआ और क्या हो गया -12 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब -12 डिग्री तो कह रहे हैं उस दिन क्या टेम्परेचर होगा, यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब कितना हो गया -12। तो इसका मतलब ये कि उस मंडे वाले दिन टेम्परेचर क्या होगा। अब यहाँ जो है इधर जो है इधर मंडे का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने क्या कि उस दिन में तो -12 और 9, तो उसका क्या होगा -12 - 9 क्या होगा, सीधा सीधा -12 + 9, ये +9 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और ये -12 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। तो क्या टेम्परेचर आएगा, वो लाजी बात ही क्या होगा वो मैं बताता हूँ अभी आपको क्या है। कह रहे -12 डिग्री सेंटीग्रेड था मंडे के दिन, ठीक है, और उससे पहले जो डिग्री सेंटीग्रेड था +9 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो उस दिन टेम्परेचर कितना हुआ -3 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर हो गया। ये आपको ग्राफ पूरा हो गया। हाँ, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मैट हैज अ बैंक बैलेंस ऑफ $45.5, he deposited $15 and then withdraw 32, what was the new balance। तो सिंपल है, अब $45.50 जो है उसका बैंक बैलेंस था, उसने कितना जमा किया $15, $15 ऐड किया। तो अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, सिंपल है कि डॉलर यानी $45.5 ये इसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद था, तो उसने ऐड किया $15, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 60.50, $60.50, 15 + 45 60 होता है 50, ये हो गया। अब कहता है कि उसने विड्रॉ किया $32, तो विड्रॉ किया तो इसका मतलब कि 60.50 में से उसने विड्रॉ किया $32। सीधे सीधे क्या बचा 50 एज आ गया, 60 - 32 28, तो $28.50 ये बैलेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर सिंह बैंक अकाउंट इज 420 ओवरड्राफ्ट, यानी उसने अपने अकाउंट से $420 एक्स्ट्रा निकाले, यानी उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, यानी वो कितना ले चुका है $420 ओवरड्राफ्ट कर दी। तो कहते हैं एक्सप्रेस दिस एज डायरेक्टेड नंबर होता है, समझ क्या होगा सीधा सीधा हम पढ़ चुके हैं पीछे डायरेक्ट नंबर में, तो जब ओवरड्राफ्ट होता है तो क्या होता है यानी निकालिए, ठीक है। तो क्या आएगा -$420 क्या आएगा, यानी अकाउंट में थे नहीं और उसने अकाउंट में बैंक से $420 निकाली, तो -$420 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच मनी विल ही नीड टू डिपॉजिट टू गेट हिज अकाउंट हैव ए बैलेंस ऑफ $500। अब 500 बैलेंस बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, यानी तो जाहिर बात है उसको मजीद $920 डालने पड़ेंगे,
यानी तो पहले से निकाल चुका है ना, तो उसका अकाउंट में है भी नहीं, जीरो है, और -420 निकाल चुका तो -420 हो गए। तो अगर वो बैलेंस 500 चाहता है तो जाहिर बात है उसको 500 अंदर करने के लिए कितना करना पड़ेगा मजीद, यानी यूँ समझ लें क्या हो गया, इसको मैं क्या है तो मैं करके बता देता हूँ, -920 डाला, -920 से मुराद ये है कि माइनस अगर 5 है तो -420 होगी। मैं कहता हूँ आपके पास वो रहना चाहिए $500, तो ये माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। यानी अगर $920 को अगर 500 बैलेंस चाहिए तो ज़ाहिर बात है वो 420 मजीद डालेगा और प्लस 500 डालेगा, फिर जाकर 920 होगा। अब 920 में जैसे 420 डाला उसने जो निकाला हुआ एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा, तो उसका अकाउंट में बैलेंस 500 बचेगा। क्लियर हो गया। अगला सवाल करता है कि ही डिपॉजिट $200, वो क्या कह रहा है कि $200 उसने डिपॉजिट की, व्हाट विल हिज न्यू बैलेंस, $200 उसने किए, तो यानी ये उस सूरत में है जब वो माइनस यानी $420 निकाल चुका है, यानी जब उसने $420 निकाली, तो कुछ पिछले सवाल के अंदर तो कुछ और बात थी, अब यहाँ पूछेगा $200 डालता है तो वो ऑलरेडी अपने अकाउंट में कुछ भी ना होने के बावजूद $420 निकाल चुका है, तो $420 निकाला तो उसका -420 हो गया, और 200 उसने डिपॉजिट किए तो बैलेंस कितना बचा, मैं लिख के बताता हूँ, यानी उसने ओवरड्राफ्ट किया 420, ठीक है, फिर डिपॉजिट किया 200, तो बैलेंस क्या बचा उसके पास नया -$220, अभी भी उसकी तरफ 220 बाकी। क्लियर हो गई। अगला सवाल कहता है कि अ डाइवर डाइविंग करने वाला डाइवर क्या कहता है 27 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, तो मैं भी करता हूँ, ठीक है। अभी क्या कह रहा डाइवर जो है 27 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, और ये हम पढ़ चुके बिलो किया तो -27 होगी, और फिर 16 मीटर जो है राइज किया उसने, तो उसकी एट व्हाट डेप्थ सीधे है, तो उसने कितना उसका डेप्थ उसको हुआ, तो -27 मीटर, -27 जो है उसका क्या हुआ, उसने बिलो द सरफेस गई, ठीक है, और राइज किया उसने +16 मीटर, तो उसकी जो डेप्थ उसकी क्या रही, एट व्हाट डेप्थ शी देन -16 27 में 16 मैच करेंगे तो 11, तो -11 मीटर की वो डेप्थ होगी। क्लियर हो गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, ऑन ए कोल्ड डे इन न्यूयॉर्क द टेम्परेचर एट 6 AM was -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी न्यूयॉर्क में ठंडे दिनों में जो टेम्परेचर था सुबह 6 बजे मॉर्निंग 6 AM में वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। अच्छा, बाय नून द टेम्परेचर हैड राइजन टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ गया और 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और फिर कहता है 7 PM पे बाई द टेम्परेचर हैड ड्रॉप, और शाम 7 बजे जो है टेम्परेचर फिर ड्रॉप हो और कितना आ गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फ्रॉम इट्स वैल्यू एट नून, यानी दोपहर से उसकी वैल्यू, यानी दोपहर की वैल्यू से। अब कहते हैं कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 7 PM, यानी ये नून से इसने कंपेयर किया ना कि नून पर टेम्परेचर क्या था, अब कहते हैं कि 7 PM पे क्या टेम्परेचर होगा ये निकालना है, ठीक है। तो ये सवाल समझ आ गया। अब ये कह रहे हैं कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड जो मॉर्निंग में था 6 AM, नून में ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ 7 PM में, और 7 PM से टेम्परेचर क्या हुआ, ड्रॉप हो गया -11 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और फ्रॉम इट्स वैल्यू एट नून से निकालना है, तो वो 7 PM पे टेम्परेचर कितना था, तो असल क्या था हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड था, और फिर ड्रॉप हुआ 11 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 8 में से 11 गया क्या बचा -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 7 PM में जो टेम्परेचर था शाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया होगा बात, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
local time in Abu Dhabi is 4 hours ahead of Greenwich Mean Time, or local time in Rio de Janeiro is 3 hours behind Greenwich Mean Time. यानी अबू धाबी का टाइम ग्रीनविच GMT से 4 घंटे आगे है, और रियो डी जेनेरियो का जो टाइम है वो GMT से मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, GMT से 3 घंटे पीछे। अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इफ इट इज 4 PM, अगर शाम के 4 बज रहे हैं एट ग्रीनविच मीन टाइम, अगर GMT में शाम के 4 बज रहे हैं तो अबू धाबी में क्या टाइम है। अब हमने पढ़ा है कि अबू धाबी का लोकल टाइम GMT के मुकाबले में 4 घंटे आगे, तो लोकल टाइम इन अबू धाबी इज 4 आवर्स अहेड। तो शाम के 4 बज रहे हैं और GMT में, तो अबू धाबी में कितने बज रहे होंगे, शाम के 8 बज रहे होंगे। ठीक है, कितने बज रहे होंगे, 4 + 4 8 PM। क्लियर हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट पूछता है कि इफ इट इज 3 AM इन ग्रीनविच मीन टाइम, यानी GMT में अगर सुबह के 3 बज रहे हैं, तो व्हाट टाइम इज इट इन रियो डी जेनेरियो। हमने पढ़ा है कि रियो डी जेनेरियो का जो टाइम है वो GMT से -3 है, 3 घंटे पीछे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सुबह के 3 AM बज रहे हैं, तो अब सुबह के 3 बज रहे हैं ना, तो उसको पीछे रहेंगे तो वो रात के 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आई नहीं है। यानी कि वहाँ पे GMT में 3 AM और रियो डी जेनेरियो का टाइम निकालना है, और हमने ये पढ़ा है कि रियो डी जेनेरियो का जो टाइम है GMT से 3 घंटे पीछे, और सुबह के 3 बज रहे हैं, तो इसको हम पीछे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 12 PM। क्लियर हो गया, 12 AM। ठीक है, रात के 12 बजे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इफ इट इज 3 PM रियो डी जेनेरियो में। अभी कहता है कि रियो डी जेनेरियो में शाम के 3 बज रहे हैं, तो अबू धाबी में क्या टाइम होगा। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि अबू धाबी में GMT से 4 घंटे आगे, और रियो डी जेनेरियो जो है वो GMT से 3 घंटे पीछे है। तो अब शाम के 3 बज रहे हैं रियो डी जेनेरियो में, तो अब 3 बज रहे हैं शाम के, तो अब इसको आप 3 घंटे आगे करें, 3 घंटे आगे करेंगे तो शाम के 6 बज रहे होंगे GMT के मुताबिक। ठीक है, GMT के मुताबिक शाम के 6 बज रहे हैं। तो हमारी बात, यानी GMT में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रियो डी जेनेरियो का टाइम 3 PM है, तो GMT क्या होगा, GMT जो टाइम होगा वो होगा 6 PM। ठीक है, और हमने निकाला अबू धाबी का टाइम, और अबू धाबी जो है वो GMT से 4 घंटे आगे, तो 4 घंटे आगे तो 6 + 4 आ जाएगा। तो अबू धाबी का टाइम क्या आएगा, अबू धाबी का जो टाइम आएगा वो आएगा 6 PM + 4। ठीक है, तो 6 PM यानी 6 + 4 लिख देता हूँ मैं इधर, तो ये 10 PM। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कह रहा है कि इफ इट इज 8 AM अबू धाबी में सुबह के 8 बज रहा है, तो व्हाट टाइम इज इट इन रियो डी जेनेरियो। अब हम वैसे वापस रिवर्स करते हैं उसी तरीके से। अबू धाबी में सुबह के 8 बज रहे हैं, तो GMT टाइम क्या होगा, अबू धाबी जो है वो GMT से 4 घंटे आगे, तो हम पहले GMT टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, GMT टाइम निकाल लेते हैं। अब GMT टाइम क्या होगा, यदि अबू धाबी GMT से 4 घंटे आगे है, तो GMT क्या होगा, GMT सीधा 4 घंटे इनको पीछे कर देंगे टाइम को, तो 4 घंटे पीछे करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 AM। क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है रियो डी जेनेरियो का टाइम निकालना है, और रियो डी जेनेरियो का टाइम है पता है वो GMT से 3 घंटे पीछे। ठीक है, कितना है, 3 घंटे पीछे जेनेरियो।
तो हम इसको 3 घंटे पीछे कर देंगे, यानी 4 - 3 तो 1 AM आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैं सही करता हूँ एक बार। 1 AM क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये इस तरह हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम हो जाए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैं पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।